प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पे। हमने इससे पूर्व में तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, परिभाषा और उसके इतिहास पर बात की है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में वैसे दो प्रकार के कथन हमको देखने को मिलते हैं। एक तरफ कुछ विद्वान तुलनात्मक राजनीति को लंबात्मक अध्ययन मानते हैं और दूसरी तरफ कुछ विद्वान इसे हॉरिजेंटल अध्ययन मानते हैं और कुछ वर्टिकल मानते हैं। लंबात्मक यानी कि लंबाई में और चौड़ाई में, या फिर उसको उदारीकरण या पड़ा हुआ अध्ययन भी मानते हैं। इसको हम समझेंगे इस प्रकार से कि कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति में दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इनका तुलनात्मक अध्ययन, इनकी शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, इनके संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसे हम वर्टिकल यानी कि उदारीकरण अध्ययन कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति का। और दूसरा आता है हमारे पास लंबात्मक अध्ययन या हॉरिजेंटल। तो इसमें तुलनात्मक राजनीति का एक ही देश के अंतर्गत जो विभिन्न विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, या एक ही देश के अंतर्गत जो पहले स्तर की, दूसरे स्तर की और तीसरे स्तर की, कहीं कहीं चौथे स्तर की भी है। यानी कि जैसे भारत में देख लें तो केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार, और उसके बाद भारत में तीन ही प्रकार की है, किंतु कहीं देशों में हमको कैंटोनमेंट की सरकारें, इस प्रकार से चौथे स्तर की सरकारें भी देखने को मिलती है। तो इनका अध्ययन करना तुलनात्मक रूप से उसे हम लंबात्मक अध्ययन कहते हैं। तो मेरा ख्याल है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में आप इस दृष्टिकोण से इसे समझ चुके होंगे। किंतु कुछ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में उसकी कुछ विशेषताओं को रखते हुए भी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का अध्ययन किया है। जैसे इनका मानना है, आप इसको विशेषताओं में भी देख सकते हैं, कि तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। सीधी सीधी सी बात है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें हम निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, इससे कुछ सिद्धांत निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति अवश्य है। और राजनीति विज्ञान में जो तुलनात्मक अध्ययन है वही राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने का दावा प्रदान करता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अध्ययन के परंपरागत उपागमों, जो वास्तव में वैज्ञानिक तरीके न थे, का स्थान अब उन नए उपागमों जैसे व्यवहारवादी, संरचनात्मक, कार्यात्मक, पद्धति विश्लेषण आदि ने ले लिया है। यानी कि जो नई टेक्निक्स है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक अधिक देखने में लगती है और अधिक वैज्ञानिक है। अब तुलनात्मक राजनीति ने एक स्वतंत्र अनुशासन प्राप्त कर लिया है। इस विषय पर अनेक मान्य और अधिकृत ग्रंथ हैं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति पर कई विद्वानों ने कई प्रकार के ग्रंथ लिख लिए हैं और विषय को यह स्थान दिलाने वाले अनेक विख्यात लेखक हैं जो तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक होने का दावा प्रदान करते हैं। ऐसे अनेक विद्वान इसके हैं। तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है, जिस प्रकार की राजनीति को एक कला कहा और माना जाता है। यानी कि राजनीति को कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है, किंतु तुलनात्मक राजनीति कहीं ना कहीं विज्ञान है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है। यानी कि लगभग अभी तुलनात्मक राजनीति के विकास के 150 वर्ष हो रहे हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान राजनीति के विकास के बहुत देर में हुआ है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ है। यानी कि वैसे तो एक शताब्दी से इसका विकास चल रहा है, किंतु जो तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक होने का दावा प्रदान करने वाली टेक्निक्स हैं, उनका विकास अभी पिछले 70 वर्षों में हुआ है। वास्तव में तुलनात्मक शासन विषय
तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ और उस पर अनेक ग्रंथ व रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई है। किंतु तुलनात्मक शासन, जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही एक प्रमुख अंग है, का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हो रहा है। तो तुलनात्मक राजनीति का विकास सीधी सी बात है हाल में हुआ है, यानी कि पिछले 100 वर्ष अभी इसके विकास के हो रहे हैं। तीसरी जो इसकी प्रकृति या इसकी विशेषता मानी जा सकती है वह है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है, यानी कि बहुत अधिक चीज़ों का अध्ययन हमें तुलनात्मक राजनीति में करना होता है। जैसा कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों व उनकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जिन जिन चीज़ का राजनीति में हम अध्ययन करते हैं उससे भी गहराई में जाकर हमको तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करना होता है, ताकि हम जो अपनी वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको सटीकता से प्रदान कर सकें। तो इसलिए इसमें बहुत अधिक चीज़ों का हमें बारीकी से अध्ययन करना होता है, इसलिए इसका क्षेत्र जो है बहुत अधिक व्यापक है। और अंतिम में तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलनाओं पर है, यानी कि वर्णन पर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है, विश्लेषण पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बल्कि तुलनाएं दो सरकारों, दो संविधानों या दो से अधिक सरकारों, दो से अधिक संविधानों, शासन के प्रकारों, शासन की पद्धतियों, इनका हमको क्या करना है, तुलना करनी होती है। और नाम से ही स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस विषय के अध्ययन में अनेक प्रकार से राजनीति के विभिन्न पहलुओं की तुलनाएं की जाती है। इन तुलनाओं का संबंध एक से अधिक राज्यों व सरकारों अथवा राजनीतिक पद्धतियों के किसी भी पहलू से हो सकता है, जैसे शासन के अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, शासन पर प्रभाव डालने वाले और उससे प्रभावित होने वाले पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समूह या राजनीतिक दल, जनसंचार के माध्यम, लोकमत, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, विधायी, वित्तीय या विनिश्चय निर्माण, निर्णय करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं या शासन प्रकार हैं, अन्य प्रकार के राजनीतिक व्यवहार, निर्वाचन, निर्वाचन अभियान, मतदान, मतदान प्रदर्शन, इन सभी बिंदुओं पर क्या है, हमें इन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना होता है और इन सभी की तुलना करनी होती है दो शासन व्यवस्थाओं के मध्य। तो इसका जो मुख्य काम है वर्णन विश्लेषण न होकर क्या है, तुलना है। तो यह इसकी प्रकृति भी कह सकते हैं ये चार, और इसकी कुछ विशेषताएं भी इनको कहा जा सकता है। वैसे प्रकृति में मैंने आपको बताया कि लंबात्मक और ऊर्ध्वाकार, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दो प्रकार की प्रकृति हमें तुलनात्मक राजनीति की देखने को मिलती है। मुझे आशा और उम्मीद है आपके मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य हुई होगी। और अगर मैं अपने इस प्रयास में सफल हुआ हूँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए और बार बार मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।